हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है न्यूमोकॉनियोसिस, जो कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ के अंडर हैंड आता है। और इसे आज हम लोग डिटेल में देखते हैं क्योंकि इसमें से बहुत सारे वाइवा क्वेश्चंस आते हैं और शॉर्ट नोट भी आ सकता है और लॉन्ग नोट भी आ सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। Dust size of 0.5 to 3 micron produce a disease called pneumoconiosis, which reduce the working capacity of man due to lung fibrosis or other complications. तो न्यूमोकॉनियोसिस का मेन चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है कि जो डस्ट की साइज़ है वो हमारा 0.5 से 3 माइक्रोन तक का रहती है, ठीक है। और ये क्या करता है, लंग फाइब्रोसिस और दूसरे कॉम्प्लिकेशंस की वजह से वर्किंग कैपेसिटी जो होती है मैन की उसे कम कर देता है, ठीक है। तो कई बार ये बहुत ज़्यादा हैजार्डस हो जाती है, तो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस भी हो सकती हैं। एज नो क्योर फॉर द न्यूमोकॉनियोसिस इज नोन, सो इट इज़ एसेंशियल टू प्रिवेंट दीज डिजीज फ्रॉम अराइजिंग। न्यूमोकॉनियोसिस का कोई भी क्योर नहीं है, इसलिए इसका बेस्ट पार्ट है प्रिवेंशन, जो है बेटर देन क्योर, ठीक है। तो न्यूमोकॉनियोसिस जो है इनमें डस्ट साइज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाइवा में पूछा जाता है कि कितने माइक्रोन की जो डस्ट होती है वो न्यूमोकॉनियोसिस करती है। मतलब 0.5 से 3 माइक्रोन इतना स्मॉल साइज रहता है कि वो लंग्स के अंदर जाती है और वापस वहाँ से बाहर निकलने का बहुत मुश्किल होता है, और फिर वो जो इन्फेक्शन कराती है लंग्स के अंदर और फर्दर डिजीज़ को करवाती हैं। द हैजार्डस इफेक्ट ऑफ डस्ट डिपेंड्स ऑन, ठीक है, किस पे डिपेंड करता है? केमिकल कंपोजिशन ऑफ द डस्ट, कि डस्ट का केमिकल कंपोजिशन क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड हैं। सिलिका है, एस्बेस्टस है, या कौन कौन से अदर मटेरियल्स हैं जो ऐड है। कितनी फाइन है डस्ट। Now, what is the concentration of the dust in the air? Air में कितना concentration है उसका? And most important, periodic exposure, कितना exposure हो रहा है? And what is the health status of the person that is exposed? तो ये भी वाइवा में बहुत important है कि डस्ट जो है 0.5 से 3 माइक्रोन तक की, उसके हैजार्डस इफेक्ट क्या हैं, कि उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, कितनी फाइन है, कितना कंसंट्रेशन है, कितना एक्सपोजर है, और किसी भी पर्सन का हेल्थ स्टेटस क्या है। तो न्यूमोकॉनियोसिस के अगर हम टाइप्स देखते हैं, ठीक है, टाइप्स जो कि अलग अलग डस्ट की वजह से होते हैं, तो सिलिकोसिस, एंथ्राकोसिस, बिजीनोसिस, बेगेसोसिस, एस्बेस्टोसिस एंड फार्मर्स लंग, ठीक है। तो आज हम इन 6 टाइप्स को देखने वाले हैं। ये सारी जो टाइप्स हैं ये सब न्यूमोकॉनियोसिस के ही टाइप्स हैं, बट अलग अलग डस्ट की वजह से जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उन्हें ये डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिलिकोसिस। इट इज कॉज्ड बाय इनहेलेशन ऑफ डस्ट कंटेनिंग फ्री सिलिका और सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे जो डस्ट है वो क्या है हमारा? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। फर्स्ट रिपोर्टेड इन इंडिया, कोलर गोल्ड माइंस, मैसूर इन 1947। अक्रेंस माइनिंग इंडस्ट्रीज, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, माइका एंड सिरामिक इंडस्ट्री और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। Silicosis is characterized by nodular fibrosis that causes the total lung capacity impairment, ठीक है। तो आप देखिए इस फिगर के अंदर जो ये सिलिका की जो डस्ट है, ठीक है, ये जाके लंग्स के अंदर रेस्पिरेशन के थ्रू चली गई है या इनहेलेशन के थ्रू। अब ये सिलिका या तो फ्री सिलिका हो सकता है या फिर वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो सकता है, ठीक है, जो कि एक जगह इकट्ठे होने के बाद कई बार नोडुलर फाइब्रोसिस करा सकता है या टोटल लंग कैपेसिटी करा सकता है। अब सिलिकोसिस का हम अगर देखते हैं तो मोस्टली ये माइनिंग इंडस्ट्रीज से रिलेटेड वाले लोगों में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। नाउ एक्सरे शोज स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस, एस फॉर सिलिका, एस फॉर स्नो, स्नो स्टॉर्म, ठीक है।
ऐसे याद रख सकते हैं हम लोग. नाउ सिलिकोसिस पेशेंट आर ससेप्टेबल टू ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन. अब जो सिलिकोसिस पेशेंट हैं वो और ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन के लिए वो अगर ससेप्टेबल होते हैं तो उस कंडीशन को हम सिलिको ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं. ये भी वाइवा में पूछा जाता है. नाउ प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं? सबसे पहला हो किसकी वजह से रहा है? डस्ट की वजह से. तो हमें रिगरस डस्ट कंट्रोल करना है. कैसे? हमें जहाँ पर भी ये वर्क हो रहा है वो एक कंप्लीट एनक्लोजर वाली जगह में करना है. आइसोलेशन रखना है. हाइड्रोब्लास्टिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब कि ड्राई कंडीशंस में ना होकर हमें वाटर कंटेंट को थोड़ा यूज़ करके करना होगा जिससे ज़्यादा स्प्रेड ना हो. प्लस प्रोटेक्टिव मेजर्स यूज़ करने होंगे. एंड जो भी वहाँ पर वर्कर्स हैं उनका हमें रेगुलर फिजिकल एग्जामिनेशन करना है. अब वाइवा के लिए ये फिर से एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इट वॉज मेड नोटिफाइबल डिजीज अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 एंड माइंस एक्ट 1952. तो सिलिका के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो ये एक नोटिफाइबल डिजीज है और ये फैक्ट्रीज एक्ट 1948 एंड माइंस एक्ट 1952 में एक नोटिफाइबल डिजीज इसे माना गया है. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एंथ्राकोसिस. अब ये भी डस्ट की वजह से हो रहा है, बट कौन से डस्ट की वजह से? कोल डस्ट की वजह से. तो कोल देखिए एंथ्राको इसी में ही आ रहा है. तो कोल डस्ट, इसे हम इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोल माइनर्स न्यूमोकॉनियोसिस. जो कोल माइनिंग वाले जो वर्कर्स होते हैं उनमें जो ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है उसे हम कोल माइनर्स न्यूमोकॉनियोसिस देखते हैं. ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से कंडीशन रहती है और पूरा ब्लैक कलर रहता है कोल की वजह से. ब्लैक लंग, ठीक है, बिल्कुल ब्लैक कलर रहता है इसका. अब दो फेजेस रहती हैं इसकी. पहला है सिंपल न्यूमोकॉनियोसिस एंड सेकेंड है प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस. अब सिंपल न्यूमोकॉनियोसिस को भी होने के लिए इट रिक्वायर 12 ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपोजर. जो वर्क एक्सपोजर है वो भी 12 ईयर्स तक का होना चाहिए. एंड प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस फर्दर अगर ये प्रॉब्लम कंटिन्यू रहती है या वो वर्कर कंटिन्यू वहाँ वर्क करता है तो वो और मैसिव प्रॉब्लम होकर प्रीमेच्योर डेथ करवा सकता है. नाउ कोल माइनर्स न्यूमोकॉनियोसिस इज ऑल्सो अ नोटिफाइबल डिजीज, है ना. जैसे सिलिकोसिस नोटिफाइबल है, ये भी नोटिफाइबल है. Indian Mines Act of 1952 and Compensatable in Workmen's Compensation Act of 1952. इन दोनों के अंडर हैंड ये नोटिफाइबल है. ठीक है. तो एंथ्राकोसिस कोल, ठीक है, ऐसे हमें याद रखना है कि कोल डस्ट की वजह से हो रहा है. नाउ बिजीनोसिस, है ना. बिजीनोसिस जो है ये है हमारा कॉटन डस्ट फाइबर की वजह से. अगर लॉन्ग टर्म एक्सपोजर रहता है कॉटन डस्ट के पार्टिकल्स के साथ में तब हमें बिजीनोसिस होने का चांसेस रहता है. क्या सिम्टम्स रहते हैं? डिप्सनिया, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसीमा. मोस्टली ये कहाँ देखने को मिलता है? जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो वर्क करते हैं. तो 35% ऑफ एम्प्लॉय जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वर्क करते हैं तो उनमें हमें देखने को मिलता है. अगर हम लोग इसका इंसिडेंस देखें तो 7 to 8% हमें देखने को मिला है जब इंडिपेंडेंट सर्वेस किए गए हैं मुंबई, अहमदाबाद और दिल्ली में, तब इसका इंसिडेंट 7 to 8% है. और इसे हम मंडे मॉर्निंग फीवर भी बोलते हैं. तो ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वाइवा में आज पूछा जाता है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का MCQ का पार्ट हो सकता है. और तो ये हमें ध्यान होना चाहिए. बिजीनोसिस, बिजी मतलब मंडे बहुत बिजी होता है तो बिजीनोसिस एंड कॉटन डस्ट की वजह से ये होता है. देन बैगेसोसिस, ठीक है, बैगेसोसिस. तो यहाँ पर आप देखिए बैग है ना, इसका निमोनिक हम फिर देखते हैं. इट इज कॉज ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ बैगीज और शुगर केन डस्ट. अब ये किस डस्ट की वजह से हो रहा है? बैगीज या फिर शुगर केन डस्ट की वजह से. अब क्या होता है, ये जो शुगर केन डस्ट में क्या रहता है, मॉइस्चर कंटेंट होता है. ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट की वजह से
या इसमें फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, फंगस या इसमें फंगस डेवलप हो जाती है। तो मोस्टली बैगेनोसिस जो होता है वो थर्मो एक्टिनोमाइसिस सेकेरी की वजह से होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से। सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं हमें? ब्रेथलेसनेस, कफ, हिमोप्टिसिस, स्लाइट फीवर, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। ये क्या कॉज करा सकते हैं? ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकिएक्टिस, ब्रोंकिएक्टेसिस, एम्फाइजीमा एंड डिफ्यूज फाइब्रोसिस। तो ये एक बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन को कर सकते हैं अगर लॉन्ग टाइम एक्सपोजर रहे। मोस्टली हमें बैगेनोसिस, देखिए बैग, ठीक है, तो पेपर, कई बार बैग पेपर वाले बैग भी होते हैं, कार्डबोर्ड इंडस्ट्रीज तो कार्डबोर्ड वाले बैग होते हैं, तो उनमें उन इंडस्ट्रीज के अंदर ये बैगेसोसिस हमें देखने को मिलता है। और अगर हम इसका लंग्स का स्काईग्राम अगर हम लोग देखते हैं तो मॉटलिंग ऑफ लंग्स जो होती है वो हमें देखने को मिलती है, ठीक है। नाउ व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स? क्या करना है हमें? हमें डस्ट कंट्रोल करनी है, मतलब वेट प्रोसेस तो मेंटेन करना है, प्लस हमें एनक्लोज्ड एपरेटस में करना है, प्रॉपर वेंटिलेशन और एग्जॉस्ट पूरा करना है। देन जो वर्कर्स वहाँ काम कर रहे हैं उनके लिए पर्सनल प्रोटेक्शन जैसे कि मास्क, रेस्पायरेटर्स, इन्हें हमें रखना है। देन मेडिकल कंट्रोल में पीरियोडिक मेडिकल चेकअप्स करने जो वर्कर्स वहाँ पर वर्क कर रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैगेज कंट्रोल, ठीक है, जो शुगर केन डस्ट है उसे कैसे कंट्रोल करना है? हम कीप मॉइस्चर कंट्रोल अबाउट 20%, मतलब मॉइस्चर रखना है, इन्हें एकदम सुखाना नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो ड्राई डस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड होती है कंपेयर टू वेट, ठीक है, तो हमें इसका मॉइस्चर कंट्रोल रखना है अबाउट 20%। एंड फंगल इन्फेक्शन से रोकने के लिए हम लोगों को क्या करना है? स्प्रे 2% प्रोपियोनिक एसिड, दैट इज फंगीसाइड। तो ये वाइवा में पूछा जाता है और बहुत सारे एमसीक्यू का भी ये पार्ट हो सकता है, ठीक है। तो बैगेज कंट्रोल कैसे करेंगे हम लोग? मॉइस्चर को 20% से अबव रखना है, प्लस हमें 2% प्रोपियोनिक एसिड उसके ऊपर स्प्रेड करना है, ठीक है। तो बैगेसोसिस, बैगीज और शुगर डस्ट तो थर्मोएक्टिनोमाइसिस, सेकेरी और पेपर और कार्डबोर्ड इंडस्ट्रीज वालों में देखने को ज़्यादा मिलता है हमें। एंड मॉटलिंग ऑफ लंग देखने को मिलती है स्काईग्राम में। ये सारे पॉइंट्स रहते हैं। और फिर बैगेज कंट्रोल हमें कैसे करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं एस्बेस्टोसिस। तो जो एस्बेस्टस डस्ट होती है उसकी वजह से जो प्रॉब्लम होती है, अब जो एस्बेस्टस है वो दो तरीके की रहती हैं। एक है सर्पेंटाइन और क्राइजोलाइट टाइप, दूसरा है एम्फीबोल टाइप, ठीक है। अब जो सर्पेंटाइन और क्राइजोलाइट टाइप है, इट इज हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेट। ये कैसा है? इसमें क्या रहता है? हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेट, और ये थोड़ा सेफ रहता है, ठीक है, इतना डेंजरस नहीं होता एम्फीबोल के कंपैरिजन में। एम्फीबोल के अंदर भी क्रॉसिडोलाइट जो है ये मोस्ट डेंजरस है, ठीक है, ये मोस्ट डेंजरस है। तो एम्फीबोल में 3 तरीके से हो गए, क्रॉसिडोलाइट, देन एमोसाइट एंड एंथ्रोफाइलाइट, ठीक है, ये 3 टाइप के एस्बेस्टस हो गए, जिसके अंदर से अगर हम कुछ सेफर साइड को देखते हैं तो क्राइजोलाइट एंड एमोसाइट ये थोड़ा सेफ है, ठीक है। अकरेंस कहाँ पे मिलता है, कहाँ देखने को मिलते हैं ये? एस्बेस्टस सीमेंट प्लांट्स में, फायर प्रूफ टेक्सटाइल्स में, है ना, एंड रूफ टाइलिंग में, इन जगहों पर हमें ये एस्बेस्टोसिस ज़्यादा देखने को मिलता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमें याद रखना है वाइवा के लिए, कि जो हमारे लंग्स हैं, ठीक है, लंग्स का ये अफेक्ट करते हैं लोअर पार्ट को, ठीक है, ये लंग्स के लोअर पार्ट को अफेक्ट करते हैं। एस्बेस्टोसिस, देखिए इसी के नाम में बेस, एस्बेस बेस, तो ये लोअर पार्ट को अफेक्ट करते हैं लंग्स के, ठीक है, जबकि सिलिकोसिस जो होता है वो अपर पार्ट ऑफ द लंग्स को करता है। ये चीज हमें याद रखनी है। तो इसका तो हमें याद रह जाएगा, एस्बेस्टोसिस लोअर पार्ट बेस,
और सिलिकोसिस का अपर पार्ट ऑफ द लंग्स को करते हैं। क्या कॉज करते हैं ये? पल्मनरी फाइब्रोसिस करवाते हैं, कार्सिनोमा ऑफ ब्रोंकस करवाते हैं, मीजियोथीलियोमा ऑफ ब्रोंकस और पेरिटोनियम। तो ये भी वाइवा से बहुत इंपॉर्टेंट है कि मीजियोथीलियोमा जो है वो किस डस्ट से होता है? तो एस्बेस्टोसिस से। अगर हम इनका स्प्यूटम एग्जामिन करते हैं तो एस्बेस्टस बॉडीज हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है? एस्बेस्टस डस्ट जो होती है वो कोटेड रहती है। किससे कोटेड रहती है? फाइब्रिन के साथ में। ठीक है, उसे हम एस्बेस्टस बॉडीज बोलते हैं। एक्सरे अगर हम इसका देखते हैं तो ग्राउंड ग्रास अपीयरेंस रहता है। अब बेस है ना, बेस से याद रख लीजिए ग्राउंड ग्लास। ठीक है, ग्राउंड पर ये ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस रहता है। इसका अगर हम प्रिवेंटिव मेजर्स देखते हैं तो यूज सेफ टाइप ऑफ एस्बेस्टस। हमें कौन सा टाइप का एस्बेस्टस यूज करना है? सेफ टाइप। वो कौन सा है? क्राइजोलाइट एंड एमोसाइट। देन सब्सटीट्यूशन ऑफ इंसुलेंट्स। जो भी इंसुलेंट्स हम यूज करते हैं उसमें हमें या तो ग्लास फाइबर्स यूज कीजिए, कैल्शियम सिलिकेट यूज करना है, रिगरस डस्ट कंट्रोल करना है, वर्कर्स का पीरियोडिक एग्जामिनेशन करना है। तो एस्बेस्टोसिस के बारे में अगर हम देखते हैं तो एस्बेस्टस की वजह से होता है मोस्टली फायर प्रूफ टेक्सटाइल्स, रूफ टाइलिंग, लोअर पार्ट को ज़्यादा इफेक्ट करता है, मीजियोथीलियोमा और कार्सिनोमा तक लेके जा सकता है। स्प्यूटम का एग्जामिन करते हैं तो एस्बेस्टस बॉडीज देखने को मिलती हैं, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस देखने को मिलता है, और ये प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। तो क्राइजोलाइट एंड एमोसाइट जो है हमें सेफ टाइप ऑफ एस्बेस्टस को यूज करना है। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट पार्ट है हमारा फार्मर्स लंग। ठीक है, तो जो नॉर्मल फार्मर्स रहते हैं, जो अपने एग्रीकल्चर वर्क से रिलेटेड जो भी हैं, उनमें जो ये प्रॉब्लम होती है वो है हमारा फार्मर्स लंग। अकर्स ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ मोल्डी है और ग्रेन डस्ट। ठीक है, उनकी वजह से होता है। मेनली थर्मोफिलिक एक्टिनोमाइसिटीज, इसके अंदर भी माइक्रोपॉलीस्पोरा फैनी। ठीक है, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम होती है उसे फार्मर्स लंग्स बोला जाता है। क्या कॉज करता है ये? कोर पल्मोनेल एंड पल्मनरी फाइब्रोसिस। ठीक है, तो